मैं डॉक्टर मोनिका आप सबके सामने किडनी डिजीज को लेकर थोड़ा बातें करेंगे हम लोग किडनी डिजीज को लेकर। किडनी जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। वो जो भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, टॉक्सिन्स जो भी प्रोड्यूस होते हैं डे टू डे लाइफ में, वो यूरिन के थ्रू निकालती है, फिल्टर करती है। और किडनी में हमारे पास ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है किडनी का, और ये नेफ्रॉन है जिसकी जो बेसिक यूनिट होती है किडनी की, इसी की ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। और ऐसे ही मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मिलकर एक किडनी बनाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही किडनी में इंजरीज आती हैं जिसकी वजह से डिफरेंट बीमारीज होती हैं। अगर ग्लोमेरुलस पे इंजरी हो गई तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। और अगर इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स या डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे होती है तो उसमें मिनिमल चेंज डिजीज या फिर एक्यूट किडनी डिजीज और क्रॉनिक किडनी डिजीज भी इन्हीं सब में आती है। इन्हीं सब स्ट्रक्चर्स में जब डिफेक्ट आ जाता है, वो डिफेक्ट कैसा भी हो सकता है, वो कंजेनाइटल भी हो सकता है। कंजेनाइटल मतलब जो जन्म से ही हो, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसमें बनावटी खराबी आ सकती है, उसे हम कंजेनाइटल डिफेक्ट्स बोलते हैं। और कुछ एक्वायर्ड डिफेक्ट्स होते हैं। एक्वायर्ड डिफेक्ट्स मतलब कि जो हम जन्म लेने के बाद अपनी जिंदगी में एक्वायर करते हैं या लेते हैं। जैसे कि एक्वायर्ड डिफेक्ट्स में हमारे पास आता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, अगर उनका अनकंट्रोल्ड शुगर रहता है तो उसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी, वो किडनी को इफेक्ट करता है, हाई शुगर लेवल, और उससे डायबिटिक नेफ्रोपैथी नाम की बीमारी होती है। इसी के साथ साथ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, किडनी स्टोन्स, किडनी ट्यूमर, मिनिमल चेंज डिजीज एंड रीनल फेलियर। रीनल फेलियर दो टाइप का होता है, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर को हम एक्यूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म में हो जाता है, और आइदर मतलब जैसा भी मैंने अभी तक देखा है अपनी हॉस्पिटल की प्रैक्टिस में, एक्यूट रीनल फेलियर इतना सीवियर नहीं होता है। वो सिर्फ उन पेशेंट्स में होता है जो कि क्रॉनिकली हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स होते हैं। अगर या फिर किसी पेशेंट में हॉस्पिटल के दौरान, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान सेप्सिस वगैरह हो जाता है और वो ट्रीटेबल भी होता है। लेकिन अगर ये एक्यूट रीनल फेलियर क्रॉनिक रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि हमने उसको एक्यूट स्टेज में ट्रीट नहीं कर पाया, या हमको नहीं पता चला कि पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में जा रहा है, तो पेशेंट फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर में चला जाता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर हम कब बोलते हैं, जब उसको 3 महीने से ज़्यादा उसमें किडनी डिसफंक्शंस दिखाई देते हैं। किडनी के जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि यूरिया, क्रियाट वगैरह, इन सब की वैल्यूज में एबनॉर्मलिटी दिखती है। या फिर हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है GFR, वो लेस देन 60 ml पर मिनट हो। ये है स्टेजिंग ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। हम स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक है। इसमें ही डिफरेंट पेशेंट्स को हम स्टेजिंग के अकॉर्डिंग ग्रेड करते हैं। ग्रेड 5 जो होता है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज होता है, और इसके बाद हमको पेशेंट को डायलिसिस पे लेना पड़ता है। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं सीकेडी के? बहुत सारे कॉजेज हैं। कंजेनाइटल कॉजेज, जन्म से ही उसमें कोई बीमारी है। ग्लोमेरुलर डिजीज हो गई है उनके रहन सहन या उनके वातावरण के, उससे कोई ऐसा टॉक्सिन है जो जिन्होंने उसकी किडनी को डैमेज कर दिया है। वैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन है वैस्कुलर डिजीज में। कोई यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन वाली कोई डिजीज है, ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज। ये सब किडनी के डिफरेंट पार्ट्स को जो इन्फेक्ट कर दिया डिजीज, उसके हिसाब से ये कॉजेज है और इन्हीं के हिसाब से ये नाम है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्या होता है सीकेडी के पेशेंट्स में? सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। सीरियस सिम्टम्स आते हैं यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस हम तब बोलते हैं जो हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ यूरिया हो जाता है। जो हमारी किडनी है अब डैमेज हो गई है, तो यूरिया फिल्टर नहीं हो रहा है, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिया बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि वो हमारे हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो उससे हमको यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। उसकी वजह से हमको हाइपरटेंशन हो सकती है, पेरिफेरल वैस्कुलर
टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो वो हमारे हार्ट को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को, हमारे ब्रेन को, सब जगह वो जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और एबनॉर्मेलिटी करेंगे, जिसकी वजह से हमको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि रेस्टलेस नेक सिंड्रोम है, मलेज है। मलेज मतलब पूरी बॉडी में दर्द होना, एनीमिया, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर्स भी आ सकते हैं, मायोक्रोनिक टिचिंग वगैरह, ये सब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। एनीमिया होगा क्योंकि अगर बोन मैरो में जाके वो टॉक्सिन्स डिपॉजिट होगा तो हमारा खून नहीं बन पाएगा, एनीमिया हो जाएगा। बोन में अगर जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, बोन को अफेक्ट कर रहे हैं। यूरिया एंड अमोनिया इज वेरी हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए, तो वो जहाँ जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ जहाँ पे भी एक्यूमुलेट होंगे, क्योंकि हमारी किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो वो बोन में जाके कर रहे हैं तो बोन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो रही है क्योंकि वो हार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज हो रही है, गाउट में भी यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है जॉइंट्स में। इसके अलावा एंडोक्राइन, अगर हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को जाके अफेक्ट कर रहा है वो टॉक्सिन, तो एड्रिनल एबनॉर्मेलिटीज हो रही है, नर्वस सिस्टम एंड जीए कॉम्प्लिकेशन एंड स्किन डिजीजेस। ये सब इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं हम एक सीकेडी के पेशेंट को, सीरम क्रेट, ब्लड यूरिया, जीएफआर एस्टिमेट करते हैं, उसका यूएफआर एस्टिमेट करते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस को असेस करने के लिए कि कितनी किस लेवल की कॉम्प्लिकेशंस है, उसके लिए हम जर्नल इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, अपना आरबीसीज देखते हैं, ब्लड पिक्चर देखते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, इन सब पे बेसिक लेवल्स देखते हैं कि कम है या ज़्यादा है। उसके हिसाब से हमको फिर पता चलता है कि पेशेंट में कौन सी कॉम्प्लिकेशंस अराइज होने वाली है या हो सकती है। तो इसका क्या एंड स्टेज पे जब पेशेंट आ जाता है तो अल्टीमेटली बचता है एक रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। आइदर द पेशेंट विल गो फॉर द ट्रांसप्लांट और हम फिर उसको डायलिसिस पे रख देते हैं, ठीक है। या तो पेशेंट को किडनी चेंज करवानी पड़ेगी या तो उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट जो डायलिसिस भी होता है, ये 3 तरीके का होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस, ये जो 3 तरीके हैं ये सिर्फ साइड के उस पे बेसिस पे है। अगर हम पेरिटोनियम से वो टॉक्सिन निकाल रहे हैं तो उसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। अगर ब्लड से निकाल रहे हैं तो उसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं, डायरेक्ट ब्लड उससे जाता है। और एक होता है हीमोफिल्ट्रेशन। हीमोफिल्ट्रेशन भी और हीमोडायलिसिस ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं किडनी को जो हमारे टॉक्सिन्स है जो किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही है उसको बाहर निकालने के लिए। ये तो थे सारे एलोपैथिक ऑप्शंस जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, और इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन, कोई नया ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी हमारा एम है, हमारे 4 एम है मेनली, टू रिटेनिंग ऑफ द हेल्दी किडनी। क्योंकि अब किडनी खराब हो रही है, अभी हमने देखा कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं उसकी वजह से, उसके खराब होने की वजह से। तो हमारा अल्टीमेट गोल एक ही होना चाहिए कि हमको अपनी किडनीज को हेल्दी रखना है, उनको हेल्दी ऐसे ही रिटेन रखना है। वो हेल्दी कैसे रिटेन होगी अब, लेकिन वो तो डैमेज हो चुकी है ना, तो वो कैसे होंगी, हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के थ्रू। अगर हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं तो हम किडनीज को भी, उसकी जो डैमेज है उसको भी ठीक कर सकते हैं। और सेकेंड एम होगा हमारा स्टार्टिंग ह्यूमन डायलिसिस, जो हम आर्टिफिशियल मशीन अभी तक यूज कर रहे हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस या हीमोडायलिसिस या हीमोफिल्ट्रेशन, ये हम मशीनों के थ्रू करते हैं और दे आर नॉट 100% एक्यूरेट। 100% मशीन तो मशीन है ना, हमारा शरीर हमारा शरीर है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा शरीर खुद अपने आप से कितने टॉक्सिन्स बाहर निकाल सके। उस बेसिस पे हमने ये स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमन डायलिसिस किया है कि हम अपने शरीर को इतना कैपेबल बना लेंगे या अपनी किडनियों को इतना स्ट्रेंथन कर लेंगे कि हम अपना खुद ही जो टॉक्सिन्स हैं जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो वो खुद ही निकल जाए। उसके लिए एक टेक्निक भी है जिसमें हम जो वाटर है एक सर्टेन टेम्परेचर पर रखकर उसमें अपनी बॉडी को 2 to 3 आवर्स हम रखते हैं। तो जो हमारी बॉडी की जो एनर्जीज है उसमें भी हम आरी वगैरह अपनी थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी डालते हैं टू हेल्प और टू एक्सेलरेट द टाइम।
तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हमारी जो बॉडी है वो नेचुरली अपने जो टॉक्सिन्स हैं वो किडनी के थ्रू नहीं निकालते, वो नेचुरली बाहर निकालती थ्रू स्किन या थ्रू वट एवर मैकेनिज्म दे कैन, सो दैट जो हमारी जो किडनी है उसमें लोड काफी कम हो जाए। तीसरा है मैनेजिंग द कॉम्प्लिकेशंस। ये जो कार्डियोमायोपैथी या जो नर्वस कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, ये सब भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन से मैनेज हो सकता है। और अल्टीमेटली जब हम अपना यूरिया, क्रियाट, ये सब लेवल अपना कम ही रखेंगे, हम अपना ह्यूमन डायलिसिस कर रहे हैं, हम अपनी किडनी को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारी कॉम्प्लिकेशंस भी कम ही होंगी। और अगर होती भी है तो भी उसके लिए हमारे पास हार्ट पेंट है, लीवर पेंट है, आरी वाई जैसी इलेक्ट्रिसिटीज हैं हमारे पास, जो इन सब कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने में हमको हेल्प करेंगी। और तीसरा है स्टेबलाइजिंग द बॉडी। जो भी हमारी किडनी जैसा कोई भी वाइटल ऑर्गन, अगर हमारा ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, कोई एक भी ऑर्गन अगर खराब हो जाता है तो हमारी द होल बॉडी स्ट्रक्चर हमारा जो है बहुत इतना वीकनेस आ जाता है पेशेंट में, उसका पूरा मसल लॉस हो जाता है और बाकी सारे वाइटल्स ऑर्गन भी वो होते हैं। तो हमारा एम यही रहेगा इस यूनिट को लेकर कि हम उस पेशेंट के जो बाकी वाइटल ऑर्गन्स है उनको अफेक्ट ना होने दें, और किडनी को स्ट्रेंथन तो करे ही करे, साथ में बाकी सारे ऑर्गन्स को भी स्ट्रेंथन करें। तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हम बहुत ही जल्दी अपना डिपार्टमेंट ऑफ रीनल केयर सेंटर खोलने जाते हैं अपने देवी हॉस्पिटल में। एंड वी होप कि जैसे हमको कैंसर्स में रिजल्ट मिले हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ऐसे ही हमें रीनल पेशेंट्स में भी सेम रिजल्ट्स मिले।